हेलो एवरीवन। मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विंसम एजू क्लासेस में। आज जो है हम सब सीटेट परीक्षा में हिस्ट्री के में एक टॉपिक एक मध्यकालीन के एक महत्वपूर्ण वंश गुदाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लिया था। अब जो है हम कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे आने वाले वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में। आज जो है हम सब जितने भी शासक गुलाम वंश में हुए थे, मतलब अर्थात 1210 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश में जो जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में आज हम सब पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले इल्तुतमिश जो है, आप मैंने आपको बताया था कि एक युद्ध जोड़ का युद्ध हुआ था जो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश क्या हुआ, विजयी हुआ तथा इसने दिल्ली सल्तनत पर अपनी जो अधिकार था, अपना अधिकार उसको जमाया तथा इसने 1211 ईस्वी से या 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, मैंने आपको बताया था कि उसकी राजधानी लाहौर थी, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। ठीक, इसे जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में मर गया था। वो कभी शासन नहीं कर पाया भारत पर। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, परंतु वह जो था लाहौर में रह के शासन किया करता था, वह भारत नहीं आता था। उसे डर लगता था कि उसके मालिक की तरह उसकी भी हत्या हो जाएगी। परंतु इल्तुतमिश जो बदायूं का ही राज्यपाल हुआ करता था, उसने भारत पर ही कब्जा किया था, अपनी राजधानी जो था दिल्ली को बनाया। इसी वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, उसके बाद यह भारत का प्रथम सुल्तान था। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसने उस समय जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते, सुल्तान हुआ करते थे, जो बैठा करते, उन्हीं से परमिशन लिया था कि अब मैं जो हूँ शासन करूंगा। तो इल्तुतमिश ने उनसे परमिशन नहीं था, इसने अपने आप को भारत का प्रथम सुल्तान घोषित किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो यालदौद जो उसी का साथी गुलाम हुआ करता था, तो उसने जो था आक्रमण किया भारत पर। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 से 16 ईस्वी के बीच में। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में इल्तुतमिश जो था विजयी होता है। इल्तुतमिश ने कुबाचा और याल्दौज दोनों को पराजित कर सल्तनत का क्या किया, अपने विकास किया था। इसकी सल्तनत एक बार फिर से सिंध से लेकर कहाँ तक फैली हुई थी, बंगाल तक जो था इसका सल्तनत जो था फैला हुआ था। ठीक, इसे जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था, तो ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो यह गुलाम का गुलाम जो हुआ था। ठीक, इसी के शासन काल में चंगेज खान का आक्रमण भारत पर हुआ। वास्तव में वह आक्रमण नहीं था। चंगेज खान जो था एक इंसान जिसका नाम जलाउद्दीन मंगबरनी था, उसका पीछा करते हुए भारत आ गया था। ठीक, ये हुआ यूँ था, जलाउद्दीन मंगबरनी जो था चंगेज खान के किसी रिश्तेदार का हत्या कर देता है तथा वो भाग कर कहाँ आ जाता है, भारत आ जाता है और इल्तुतमिश के शरण में आ जाता है कि मुझे जो है चंगेज खां से बचाइए। परंतु इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता करने से इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और तो चंगेज खान को मंगबरनी, जलाउद्दीन मंगबरनी मिल जाता है। चंगेज खान इसकी हत्या कर देता है एवं भारत की सीमा से ही वापस लौट के चला जाता है। इसी प्रकार इल्तुतमिश ने जो था भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया था। ठीक, तो चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, परंतु उसका उद्देश्य आक्रमण करने का तो था ही नहीं, वो जलाउद्दीन मंगमर्दी की हत्या करना चाहता था और इल्तुतमिश ने उसे ऐसा करने दिया। इसी वजह से चंगेज खां जो है भारत की सीमा पर से ही वापस लौट गया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने एक महत्वपूर्ण प्रथा, इक्ता प्रथा शुरू की। ठीक, ये जो था इक्ता प्रथा में जो वेतन हुआ करता था, यह वेतन धन के रूप में नहीं देता था। ठीक, इसने वेतन की जगह क्या देना शुरू कर दिया, भूमि दी। ठीक, और भूमि से जो भी लगान वसूला जाता था, लगान, वो लगान कौन वसूलता था, वह इक्तेदार वसूलता था, अर्थात जिसको इक्ता प्राप्त था उसी से जो है उसकी तनख्वाह, उसकी वेतन जो था उसी से कट सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े वो सब एग्जाम में महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, परंतु इक्ता प्रथा वाली बात जो है इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा परीक्षा में बन जाता है। ठीक, तो
तो 3 प्रश्न इल्तुतमिश से इस पेज में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हो सकता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो इल्तुतमिश हुआ। सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, तो वो भी इल्तुतमिश हुआ। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी दिल्ली थी। इसने किसके आक्रमण से भारत को बचाया, तो चंगेज खान से, जो जलाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, और इसने जो था एकता प्रथा का शुरुआत किया था। इसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश जो था, इसने अपने दरबार में सलाह देने के लिए एक संगठन का गठन किया था, जो 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक संगठन हुआ करता था। इसे तुर्कान चहलगान या चालीसा कहा जाता था। ठीक, इसने 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक संगठन तुर्कान चहलगान या चालीसा का स्थापना किया था। ठीक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अभी आप देखेंगे कि तुर्कान चहलगान या चालीसा जो आगे चल के गुलाम वंश में कितनी तबाही मचाता है। ठीक, तो 2 पॉइंट क्लियर। एकता प्रथा किसने शुरू किया, इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगान की स्थापना किसने की, तो इल्तुतमिश ने। ठीक, इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के का नाम टंका तथा तांबे के सिक्के जीतल। ठीक, एक तो तांबा का सिक्का जो चलवाया उसने, उसका नाम क्या था, जीतल था। तथा जो इसने चांदी के सिक्के चलवाए उसका नाम क्या था, टंका था। ठीक, एक प्रश्न यहाँ से और भी स्पष्ट, 2 प्रश्न की चांदी के सिक्के को क्या कहा गया, चांदी के सिक्के को कहा गया टंका, और तांबे के सिक्के को क्या कहा गया, तो उसे कहा गया जीतल। ठीक, और भारत में गुंबद निर्माण का पिता जो है इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा, ठीक, सुल्तानगढ़ी मकबरा, यह ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। ठीक, तो गुंबद निर्माण के पिता भारत में कौन, इल्तुतमिश। भारत के प्रथम मकबरा कौन सा, सुल्तानगढ़ी मकबरा है। सुल्तानगढ़ी मकबरा किसकी कब्र पर निर्मित हुआ, तो ये इसके पुत्र के कब्र पर निर्मित हुआ। ठीक, 1236 में ऐसा होता है कि घटना कुछ इस प्रकार घटी कि इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था वो मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ठीक है, किसी आक्रमणकारी में, और इसके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो पुत्र वियोग में ही इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इसका मकबरा जो है कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में ही स्थित है। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में किसका मकबरा स्थित है, तो इल्तुतमिश का। इसकी मृत्यु कब हुई, 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को ही अपना वारिस जो था घोषित कर दिया था। ठीक, बनने से पहले ही। और यह एक न्यायप्रिय शासक था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इसके दरबार में न्याय चाहने वाला लाल वस्त्र धारण करके आता था। ठीक, इसके साथ भी नाइंसाफी हुआ करती थी, इनजस्टिस हुआ करता था। वो लाल कपड़े पहनकर जो था इल्तुतमिश के दरबार में आया करता था इंसाफ के लिए। परंतु चूंकि इल्तुतमिश रजिया को घोषित करता सुल्तान, परंतु रजिया चूंकि लड़की थी, महिला थी, तो रजिया के स्थान पर उसका छोटा भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था गद्दी पर बैठ जाता है जबरदस्ती। ये 1236 में बैठा था, इसी वर्ष से जो है गद्दी से हटा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पर बैठने वाली पहली एवं एकमात्र महिला कौन बनती है, तो वो बनती है रजिया सुल्तान। सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान। हुआ क्यों, इसका भाई जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके पिता के मरने के तुरंत बाद जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो उसी वजह से रजिया सुल्तान शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय की फरियाद की थी। ठीक, राजा सुल्तान किसको बनना था, बनना था रजिया सुल्तान को। परंतु चूंकि रजिया सुल्तान एक महिला थी, तो मैंने आपको तुर्कान चहलगान के बारे में बताया था, तो दल चालीसा के जितने भी सदस्य थे वो किसी महिला के नियंत्रण में कार्य नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने एक साजिश रचा, उसके तहत दिल्ली की गद्दी पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा दिया गया। इससे जो रजिया सुल्तान जो है दुखी होती है, उसे लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है। इसी वजह से रजिया सुल्तान ने शुक्रवार, जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा था इसने। ठीक, तो रजिया सुल्तान से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जा सकता है वही होगा कि वह कौन सा दिल्ली का शासक था जिसने शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर अपने ही जनता से, दिल्ली की जनता से न्याय की फरियाद की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान।
ठीक, उसके बाद दिल्ली की जनता जो है दरबार में जाती है, उसके राजमहल में जाती है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाती है और रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक, रजिया सुल्तान जो था पुरुषों की भांति सिर पर टोपी तथा कोट पहनकर दरबार में आती थी। ठीक, वो जैसे महिलाओं का जो वस्त्र हुआ करता था, रजिया सुल्तान उसे ना पहनकर सिर पर टोपी एवं कोट पहनकर ही दरबार में आती थी। रजिया सुल्तान ने एक गुलाम याकूत खान को आमीर आखुर बना दिया, जो अस्तबल का प्रमुख हुआ करता था। देखिए यहाँ एक दिक्कत ये आ गई, टेक्निकलिटी, यहाँ ये इतिहासकारों का मानना है कि याकूत खान जो था वो रजिया सुल्तान का प्रेमी था। तो रजिया सुल्तान जब सिंहासन पर बैठती है, अर्थात जब ये शासिका बनती है, तो इसने अपने प्रेमी को एक आमीर आखुर का पद दे दिया, जिसकी वजह से तुर्कान चहलगान के सदस्य इससे और भी ज़्यादा नाराज हो गए। पहले तो ये सिर पर टोपी और कोट पहन कर दरबार में आना शुरू कर दी, फिर इसने अपनी मनमानी दिखाई। तो इस वजह से जो था तुर्कान चहलगान में भारी असंतोष पाया गया रजिया सुल्तान के खिलाफ। तो उन्होंने इसके विरोध में एक साजिश रचने की शुरुआत की। इसकी शुरुआत होती है 1240 ईस्वी में, जब भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। ठीक, भटिंडा स्थान का जो इक़्तिदार था वो अल्तुनिया था, उसने विद्रोह किया, जिसे नियंत्रित करने के लिए रजिया जो था भटिंडा गई, परंतु वहाँ कैद कर दी गई थी। देखिए उसको शुरू से ही पता था अल्तुनिया को कि रजिया सुल्तान जो है इस विद्रोह को दबाने जो है भटिंडा आएगी अपनी सेना के साथ। तो उसके बाद अल्तुनिया जो था वहाँ शुरू से ही साजिश रचकर बैठा रहता है। ज्यों ही रजिया सुल्तान भटिंडा पहुँचती है, यह याकूत खां को की हत्या कर देता है एवं रजिया सुल्तान को क्या कर देता है, कैद कर देता है। सिंहासन दिल्ली का खाली हो गया। दिल्ली के सिंहासन पे खाली होने पर मौका पाते ही उसके छोटे भाई बहराम शाह ने उस पर कब्जा कर दिया। देखिए अब यहाँ पर जितना भी साजिश, जितनी भी गेम हो रहा है, सब जो तुर्कान चहलगान के माध्यम से ही हो रहा है, क्योंकि वे 40 तुर्क सरदार थे, वे खुद शासक नहीं बन सकते थे। इस वजह से इसने जो था अपने द्वारा शाही परिवार के लोगों को आपस में लड़वा कर ही एक दूसरे को शासक बनाया करते थे। रजिया सुल्तान बात नहीं मानती थी, इस वजह से बहराम शाह को उन्होंने राजा बनाया। तो आगे चल के क्या होता है, रजिया सुल्तान जो कैद में थी उसने अल्तुनिया के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया और दोनों साथ में दिल्ली की ओर बढ़े। विवाह करने के बाद दोनों की सेना एक हो गई तथा वापस सिंहासन की प्राप्ति के लिए जो था दोनों लोग वापस दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। परंतु दिल्ली रास्ते में ही एक स्थान है कैथल, कैथल नामक स्थान पर रजिया की हत्या जो था दल चालिसा द्वारा भेजे गए कुछ गुंडों के द्वारा कर दी जाती है। तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक के अपने 4 साल के कार्यकाल में ही, छोटे से कार्यकाल में, रजिया सुल्तान की 1240 से मृत्यु हो जाती है। कैथल में उसका मकबरा भी कहाँ, कैथल में ही स्थित है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं इससे बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि किसने जो था लाल वस्त्र पहन के इंसाफ की मांग की, उसका नाम रजिया सुल्तान। याकूत खां को इसने आमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था एवं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला और एकमात्र महिला कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान के बाद उसके भाई और उसके मतलब वंशज बनते हैं। तो बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद 2 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद मसूद शाह बहराम शाह के बाद 4 वर्षों तक शासन करता है एवं नसीरुद्दीन महमूद जो 1246 से लेकर 1265 तक शासन करता है। अब ये जितने भी शासक होते हैं सब जो है दल चालिसा के नियंत्रण में रहते थे। जो दल चालिसा चाहता ये शासन बस उतना ही करते, ये शासक बस उतना ही करते जितना दल चालिसा कहता। उसी में एक दल चालिसा का सदस्य हुआ करता बलबन, जिसे नसीरुद्दीन महमूद ने अपना क्या वजीर नियुक्त किया था और उसे उलुग खां की भी उपाधि प्रदान की थी। तो अगला महत्वपूर्ण शासक जो था वो बलबन ही है। बलबन यह दल चालिसा का एक सदस्य था और शासक बनते ही इसने दल चालिसा को समाप्त कर दिया। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि दल चालिसा की शुरुआत किसने की, तो दल चालिसा की शुरुआत जो थी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी एवं इसका अंत जो था बलबन के द्वारा किया गया। अब बलबन जो था इसी का सदस्य था। यह जानता था बलबन कि जब तक दल चालिसा रहेगा तब तक जो है मैं अपनी मनमानी नहीं कर पाऊंगा एवं मुझसे पहले की सुल्तानों की तरह मुझे भी दल चालिसा के सदस्य जो हैं
मनमानी करने पर मरवा सकते। इस वजह से इसने दल चालिसा को समाप्त किया एवं उसके 40 सदस्यों की हत्या करवा दी। ठीक, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। इसके तहत जो डाकू हुआ करते थे या जो भी गद्दार टाइप के लोग जब भागा करते थे उनका पीछा हुआ करता था एवं उन्हें मरवा दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, यह किसी को बख्शता नहीं था। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने अपने दरबार में फारसी प्रथा सिजदा और पाइबोस, सिजदा और पाइबोस दोनों फारसी प्रथा, इसके अंतर्गत घुटने के बल बैठकर सुल्तान को सलामी कहा जाता था तथा पाइबोस में पूरा लेट कर जो था सुल्तान के पांव चूमे जाते थे। तो इसने दो प्रथा सिजदा एवं पाइबोस की शुरुआत की थी। उसके अलावा बलबन जो था फारसी नववर्ष नौरोज भी मनाया करता था। कौन? बलबन। ठीक, आगे देखते हैं। बलबन जो था, चूंकि यह एक चहलगाम का सदस्य था, ये सुल्तान वगैरह तो कुछ था नहीं, तो जब ये बनता है शासक तो ये बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करता है। ये बताता है, इसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत यह खुद ही ईश्वर अर्थात अल्लाह का क्या है? प्रतिनिधित्व है। यह राजा है और ये भगवान भी है। ठीक, और था इसने खुद को क्या? जिल्ले इलाही कहा। तो खुद को जिल्ले इलाही कहने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था बलबन। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। दल चालिसा को समाप्त किसने किया? बलबन ने। सिजदा एवं पाइबोस किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। नववर्ष नौरोज किसने मनाया? बलबन ने। ठीक, यह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का हुआ करता था। यह जानना चाहता था कि कौन इसके पक्ष में है एवं कौन इसके विपक्ष में है। तो बलबन ने यह जानने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसके अंदर गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। ठीक, तो गुप्तचर विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग की स्थापना करने का श्रेय भी जो है बलबन को ही जाता है। ठीक, 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसके अलावा जो अंतिम शासक बनता है वो कैकूबाद का नाबालिग पुत्र कैमूर्स बनता है। बलबन के बाद शासक कौन बना? बलबन के बाद शासक बनता है कैकूबाद, और कैकूबाद के बाद शासक बनता है कैमूर्स। तो इस वंश का अंतिम शासक जो है कैम्यूर्स ही होता है, और कैम्यूर्स की हत्या मलिक फिरोज ने कर दी और खिलजी वंश की नींव रखी। ठीक, तो कैमूर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो कैमूर्स की हत्या थी मलिक फिरोज के द्वारा कर दी गई थी। इतना आप सबको पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उससे 5-6 प्रश्न जो हैं शुरू से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके परीक्षा में दल चालीसा या तुर्काना चहलगाम। तो दल चालीसा के बारे में दो चीज़ इम्पोर्टेंट, इसकी स्थापना किसने किया, इसका अंत किसने किया? तो अंत इसका किया बलबन ने, एवं इसकी स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। ठीक, 40 योग्य तुर्क सरदारों का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और इसका अंत किसने कर दिया? बलबन ने। इल्तुतमिश के बारे में कुछ चीज़ें जाने, तो इसने इक्ता प्रथा शुरू किया। ठीक, इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक, इसने क्या काम करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया। ठीक, कुतुब मीनार को जो था पूरा करवाया। इसने दल चालिसा की स्थापना की, और भी इसने मंगोल आक्रमणकारी से भारत को एक तरह से बचाया था। रजिया सुल्तान ने क्या किया? लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय की भीख मांगी थी, फरियाद की थी। इससे बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। और बलबन के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।